पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट विप्लव को शेख के साथ हॉस्पिटल भेज दिया था। कुछ देर बाद विप्लव को बॉडीगार्ड के साथ मरहम पट्टी कर घर ले आया गया था। सोना को सम्राट हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर ले आया था। विप्लव अपना सिर नीचे करे सोफे पर बैठा हुआ था और रचना लगातार उसे घूरे जा रहे थी। रचना विप्लव के सिर पर मारते हुए बोली, बेवकूफ लड़के, तुमने अपनी भाभी की जान बचाई, ठीक किया, लेकिन खुद की जान को भी देखना चाहिए। अगर बाजू के जगह कहीं और लगती गोली तो। विप्लव अपना सिर उठाकर रचना को देखते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी मॉम, आइंदा से ख्याल रखूंगा। रचना विप्लव को गले लगाते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उटपटांग हरकत करने से पहले नहीं सोचना होता ना, दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। विप्लव रचना के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, अगर मैं वैशाली को बगल में नहीं करता तो उसे गोली लग जाती। रचना विप्लव से दूर होकर उसे बाह से पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो कमरे में, तुम चुपचाप आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। विप्लव रचना की बात पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसके साथ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सम्राट का कमरा सम्राट सोना के सिरहाने बैठा उसे देख रहा था। वो अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे स्ट्रोक आया है, जिस कारण वो बेहोश हो गई थी। तभी वहां पर अमृत आ जाता है। अमृत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, यू डोंट नीड टू वरी, सोना ठीक हो जाएगी। सोना अमृत को देखते हुए बोला, वैशाली बारे में कुछ पता चला? राजीव अंदर आते हुए बोला, जिस गुंडे के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो भी गायब है। मुझे लगता है कि हमें एक बार पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। राजीव की बात पर सम्राट अमृत की तरफ देखता है तो अमृत अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है। सम्राट राजीव से बोला, आज मॉल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ कवर तो कर चुके हो ना, मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया है, लेकिन अनिरुद्ध। सम्राट राजीव की बात को बीच में काटकर बोला, वो हमारा फैमिली मैटर है, चलो वैशाली को लेकर आते हैं। इतना कहकर सम्राट सोना के सिर को चूम लेता है और उसे अच्छे से चादर उड़ाकर कमरे से बाहर आ जाता है। सम्राट अपने कमरे से निकलकर जब मेन हॉल में पहुंचता है तो देखता है फैमिली के सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। राजेंद्र सम्राट की तरफ देखते हुए बोले, सम्राट, मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन। सम्राट राजेंद्र की बात को बीच में काटकर बोला, आप क्या कहना चाहते हैं पापा? जिस लड़के ने मेरी बीवी पर हाथ डाला मैं उसे जिंदा छोड़ देता ताकि भैरवी खानदान के लोग दोबारा यही गलती करने की कोशिश करें, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। रचना नीचे आते हुए बोली, चलो मान लेते हैं कि तुमने अपनी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने वाले के हाथ को ही काट दिया, लेकिन जो उंगलियां अब उठेगी उसका तुम क्या करोगे सम्राट? सम्राट रचना की तरफ देखते हुए बोला, मैं वो सारी उंगलियां भी उखाड़ कर फेंक दूंगा जो मेरे बीवी पर उठेंगे। राजेंद्र सम्राट की बात पर फिर से बोली, और वैशाली कहाँ है, इस बात का जवाब दो। अमृत हल्का हंसकर बोला, हाँ, मेरी बीवी किसी से झगड़ा करने गई है, उसी को लेने जा रहा हूं, तब तक डिनर तैयार कर लीजिए। सम्राट तिरछी नजर से अमृत को देखने के बाद सीधा विला से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे राजीव और अमृत भी चले जाते हैं। अदिति का कमरा। अदिति जब से आई थी डरी सहमी सी चुपचाप बैठी हुई थी और शोभित ने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वो बार बार वैशाली और सोना से मिलने की जिद कर रही थी, जिस कारण शोभित ने उसे डांटा था और वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। शोभित अदिति की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे भूख नहीं लगी है। शोभित प्लेट से पास्ता निकाल चम्मच से खाते हुए बोला, यम्मा, ये तो काफी टेस्टी है, और मेरी कोकून खाना नहीं चाहती तो मैं अकेले खा सकता हूँ। अदिति तिरछी नजर से शोभित को देखने लगती है और अपने होठों को लिक करती है। शोभित अभी भी पास्ता कुछ चटकारे लेकर खा रहा था, जिस कारण अदिति उसके हाथ से प्लेट छीनते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। शोभित प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, मुझे ये पास्ता अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अदिति मासूम सा चेहरा बनाते हुए शोभित से बोली, प्लीज सीनियर, मुझे दे दीजिए ना। शोभित एक पल के लिए अदिति को देखता रह जाता है, फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए उसे पास्ता दे देता है तो अदिति शोभित के जूठे चम्मच से खाने लगती है। शोभित अदिति को मना करते हुए बोला, अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा चम्मच ले आता हूँ, ये मेरा जूठा है। अदिति चम्मच को लिक करते हुए बोली, मम्मी कहती है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, और आप तो मेरे सीनियर हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शोभित अदिति की बात पर और उसे लिक करता हुआ देखकर मन में बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता छोटी कोकून, लेकिन मुझे जरूर फर्क पड़ रहा है। मैं तुमसे जितना दूर रहूं वही बढ़िया है। हाँ, इट्स बेटर फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम यू।
ये सोचते हुए शोभित खड़ा हो जाता है और अदिति से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो नीचे जाकर बड़ी माँ से कह देना। अदिति शोभित की बात पर बोली, क्या मैं आपसे नहीं कह सकती सीनियर? शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं तुम नहीं कह सकती, मुझे जरूरी काम है और मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर शोभित बिना अदिति की आगे की बात सुने कमरे से बाहर चला जाता है। अदिति जाते हुए शोभित को देखकर मुंह बनाती है और फिर से अपने पास्ते पर फोकस करते हुए खुद से कहती है, वाओ टोमेटो सॉस पास्ता, डिलिशियस एंड टेस्टी। इतना कहकर अदिति फिर से पास्ता खाने लगती है। इधर सिद्धिविनायक मंदिर, ये मंदिर रात के 9 बजे तक खुली होती थी और अभी सिर्फ शाम ढली थी, इसलिए आरती की तैयारी सिद्धिविनायक मंदिर में जोरों शोरों से चल रही थी। मंदिर के बरामदे पर वैशाली अपने पैर के ऊपर पैर रखे बैठी हुई थी और उसके बगल में लाखन के साथ एक 25 साल का लड़का खड़ा था। तभी वहां पर अमृत, सम्राट और राजीव आ जाते हैं। अमृत वैशाली के सामने जा उसे घूरते हुए बोला, एक बात बताओ, पूरी दुनिया की दिक्कतें तुमने अपनी कुंडली में लिखवा कर रखी है क्या? वैशाली अपना सिर उठा अमृत को देखते हुए बोली, मर्डर करके बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हें भी करवाना है क्या अपना? वैशाली की इस बात पर आते जाते लोग उसे देखने लगते हैं। अमृत इधर उधर देखते हुए वैशाली के हाथ को पकड़कर कहता है, बकवास करना बंद करो और चलो घर। वैशाली अपनी जगह से नहीं हिलती। वैशाली को उठता हुआ ना देखकर अमृत उसे घूरते हुए बोला, यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करो वैशाली। वैशाली अपने पैर को दिखाती है जिसमें मोच आया हुआ था। अमृत वैशाली को अपनी बाहों में उठा लेता है। वैशाली उसके गले में अपने हाथ डाल लेती है और लाखन के बगल में खड़े लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, वीर। वीर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वैशाली एक अलग से अंदाज में बोली, सबक नहीं, उसे वहां भेजो जहां से सिर्फ चीखें बाहर आती हैं, इंसान नहीं। वीर अपना सिर हिला अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करते हुए कहता है, मौर्य तुम्हारे असाइलम में कमरा खाली है क्या? दूसरी तरफ से वीर का दोस्त मौर्य बोला, फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं। वीर मौर्य की बात को बीच में काट कर बोला, खाली करो। इतना कहकर वीर कॉल कट कर देता है और वैशाली की तरफ देखता है तो वैशाली अमृत से कहती है, चलो पतिदेव। अमृत घूरकर वैशाली को देखता है और मंदिर के बाहर की तरफ चला जाता है। राजीव उन दोनों के साथ मंदिर से बाहर चला जाता है। सम्राट लाखन से बोला, किसने किया था किडनैप? लाखन सम्राट के सवाल पर बोला, लल्लन ने, लेकिन वैशाली दीदी ने उसको बहुत मारा। सम्राट वीर को देखते हुए बोला, तुम कौन हो? वीर सम्राट के सवाल पर बोला, मेरा नाम वीर सिसोदिया है, देवराज सिसोदिया का बेटा, यहाँ अपना बिजनेस फैला रहा हूँ। सम्राट वीर से हाथ मिलाते हुए बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीर सम्राट के हाथ से हाथ मिलाकर बोला, वैशाली को हमेशा खुश रखना, वो जिंदगी से कभी खुश नहीं रही, उसके लिए किसी को मारना बहुत छोटी बात है, इसलिए उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना। सम्राट वीर की बात पर बोला, मुझे पता है कि वो थोड़ी दिमागी रूप से पागल है और ऐसे लोगों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, सो सी यू सम टाइम। इतना कहकर सम्राट मंदिर से बाहर की तरफ चला जाता है। लाखन वीर की तरफ देखते हुए बोला, अब हमें भी जाना है बाबा। वीर अपना सिर हिलाता है और वो दोनों भी मंदिर से निकल जाते हैं। सम्राट और राजीव अलग गाड़ी में जा रहे थे। सम्राट काफी खोया हुआ दिख रहा था, जिस पर राजीव ड्राइव करते हुए कहता है, क्या हुआ सम्राट, कहाँ खोए हुए हो? सम्राट राजीव के सवाल पर बोला, क्या तुम्हारी मॉम फ्री है? राजीव सम्राट के सवाल पर सरप्राइज होते हुए बोला, आज तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सम्राट राजीव की बात पर बोला, मैंने वैशाली का एक अलग रूप देखा था आज मॉल में, अभी मंदिर में बात करते वक्त भी उसका टोन कुछ बदला हुआ था, इसलिए मुझे तुम्हारी मॉम से उसके दिमागी हालत का चेकअप करवाना है, क्या कोई सेक्शन खाली होगा? राजीव सम्राट को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में डायरेक्ट वैशाली से बात करनी चाहिए, इस तरीके से उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना उसके दिमाग पर जोर दे सकता है। सम्राट अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, वो कुछ नहीं बताएगी, उसका दिमाग बाकी लोगों से काफी अलग है, उसकी जगह अगर सोना होती तो सब कुछ बता चुकी होती। लेकिन वैशाली कुछ नहीं बताएगी, पर कुछ तो हुआ है उसके अतीत में। राजीव सम्राट की बात पर बोला, डेविड से कहकर उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएं। सम्राट अपना सिर हिला देता है। फिर उन दोनों के बीच में और कोई बात नहीं होती। कुछ देर बाद राजीव की कार आकर ओबरॉय विला के पोर्च पर रुकती है और रात हो जाने के कारण राजीव सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। सम्राट अंदर आता है तो देखता है कि वैशाली चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी और रचना उसकी अच्छी खासी क्लास ले रही थी। रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, अगर तुम्हारी जिंदगी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन पहले से है
तो तुम घर से बाहर क्यों निकलती हो? देखो वैशाली, अगर तुम्हें इस घर में बेहतर तरीके से रहना है तो सुधर जाओ। वैशाली रचना की बात पर बोली, काकी सासू, हमारी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस है तो का हम अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकते? जो चाहे वो सुना कर हमको चला जाएगा और हमको अपनी हिफाजत करनी आती है। रचना अमृत की तरफ देखते हुए बोली, अमृत अब तुम ही समझाओ अपनी बीवी को, मैंने आज तक इसकी जैसी लड़की नहीं देखी। सम्राट आते हुए बोला, और इसकी जैसी लड़की दुनिया में मिल भी नहीं सकती। पागल है ये, पागल खाने से भाग कर आए है। वैशाली सम्राट को घूरते हुए बोली, हमको पागल कहा तुमने? तुमको हम पागल नजर आ रहे हैं? सम्राट वैशाली के सामने जाकर बोला, बेशक तुम्हारी हरकतें ही वैसी है, पागल हो तुम। वैशाली अपना हाथ सोफे पर मारते हुए गुस्से से बोली, मुंह बंद करके रखो अपना, हमको बार बार पागल मत कहो वरना हम बताएंगे पागल क्या करता है। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, वैशाली तुम्हारा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है क्या? कैसी बेवकूफों की तरह हरकतें कर रही हो? वैशाली सम्राट को घूरते हुए बोली, हमको पागल मत कहना, हम पागल नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। सम्राट मुस्कान के साथ अमृत की तरफ देखते हुए बोला, इसे लेकर कमरे में जाओ। अमृत अपना सिर हिला वैशाली को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। रचना अमृत के जाने के बाद सम्राट से बोली, क्या हो रहा है ये सब? सम्राट कमरे की तरफ जाते हुए बोला, डिनर लगाए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रचना सम्राट को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेती है और निर्जला के साथ किचन की तरफ चली जाती है। सम्राट का कमरा। सम्राट कमरे में आता है तो देखता है सोना कमरे में नहीं थी। सोना को इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे सोना कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। सम्राट अपना कोट निकालते हुए इस सोफे पर फेंक देता है और शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। सम्राट वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने सोना का चमकता हुआ पीठ था। सम्राट शर्ट दरवाजे पर ही निकालकर छोड़ देता है और पीछे से सोना को अपनी बाहों में भर लेता है। सम्राट के छूने से सोना डर से कांप उठती है। सम्राट की पकड़ सोना के कमर पर मजबूत हो जाती है। सम्राट अपनी गर्म सांसें सोना के कान पर छोड़ते हुए सीरियस टोन में बोला, यू आर स्कैर्ड ऑफ मी। सोना कांपते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। सम्राट सोना के गर्दन से बह रहे पानी को पीते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे? यू आर स्कैर्ड मी। सोना अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, आपने उसे मार डाला। सम्राट झट से सोना को अपनी तरफ मोड़ लेता है और उसे शावर के नीचे वॉल से चिपकाते हुए कहता है, सो यू टेल मी, क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था? सोना अपना सिर झुका धीरे से बोली, आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। ये कहते हुए सोना की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सम्राट सोना के चिन को पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर करता है और उसकी आंखों में अपनी ब्लू आइज से घूरते हुए कहता है, मैं उसके जैसे 100 की लाश बिछा सकता हूँ। सोना सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे बाहर जाना है, मुझे घुटन हो रही है। सम्राट सोना के दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से चिपका देता है और उसके गले पर लिख करते हुए कहता है, मेरी मौजूदगी तुम्हें घुटन दे रही है। सोना अपने सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मुझे जाना है प्लीज। ये कहते हुए सोना की आंखों से आंसू आने लगते हैं तो सम्राट सोना को अपनी बाहों में उठाकर न्यूड ही कमरे में ला क्लोजेट की तरफ ले जाता है। सम्राट सोना को नाइट सूट पहनाते हुए बोला, मैं वो काम नहीं करता सोना जिसके लिए मुझे बाद में रिग्रेटफुल हो, और मैं ऐसा ही हूँ, मुझे किसी के लिए बदलना नहीं पसंद। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता, छुअन भी बर्दाश्त नहीं करता, और उसने तो तुम पर हाथ डाला था तो उसे तो मरना बनता था। सोना, जिसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी, सम्राट की इस बात को सुनकर सोना की आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। सम्राट सोना को कपड़े पहना उसके बालों पर चूम कर बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दिल मत लगाओ, बहुत दर्द होगा, अब रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रोने वाले लोग। सोना सम्राट को घूरते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। सम्राट अपना नाइट सूट पहनते हुए बोला, जब मॉल में हाथ में पिस्तौल लेकर सबके सामने स्टंट दिखा रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा, और अब जब मैंने किसी को मार दिया तो तुम्हें डर लग रहा है? ये तो बहुत नाइंसाफी है। सोना अवस्थी। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, सोना अवस्थी नहीं, सोना अवस्थी ओबरॉय। सम्राट सोना के बालों को पकड़कर खींचता है तो सोना का चेहरा ऊपर हो जाता। सम्राट सोना के होठों को देखते हुए बोला, अब तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक है तो थोड़ा एडवांटेज तो उठाना बनता है ना। इतना कहकर सम्राट सोना के होठों पर अपने होंठ रख देता है। सोना की आंखें बंद हो जाती हैं। सम्राट सोना के बालों पर हाथ चलाते हुए उसे पैशनेट किस कर रहा था। कुछ देर बाद सोना को सांस लेने में दिक्कत होती है।
तो सम्राट उसके होठों को छोड़ देता है। सोना गहरी सांसें लेते हुए थोड़ी नॉर्मल होती है तो सम्राट फिर से उसे किस करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद सम्राट सोना को छोड़ता है तो सोना सम्राट के सीने पर हल्का मारते हुए कहती है, आप जान लोगे मेरी। सम्राट एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी क्यों जान लेने लगा, तुम तो मेरी एक छोटी सी किस बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोना सम्राट को एकटक देखने लगती है तो सम्राट उसे देखते हुए कहता है, इस तरीके से क्या घूर रही हो। सोना सम्राट के गाल पर बन रहे डिंपल को छूते हुए बोली, आप बहुत खूबसूरत हो। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, मुझे ताड़ना बंद करो, चलो डिनर का वक्त हो गया है। सोना अभी भी सम्राट को ही देखे जा रही थी। सम्राट को अब थोड़ी शर्मा रही थी, जो कि इसके लिए बहुत नया था। उसके गाल हल्का हल्का लाल हो जाते हैं। सम्राट सोना की आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, अरे बस करो ना, मुझे अजीब लग रहा है। सोना सम्राट के हाथ को अपनी आंखों से हटा सम्राट के हाथ को पकड़कर बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सम्राट सोना की तरफ देखता है तो सोना सम्राट के हाथ को पकड़कर उसे कमरे में ले आती है और अपने बैग से एक आर्टिकल निकालकर सम्राट के सामने रख देती है। सम्राट उस आर्टिकल को देखता है तो उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं और उसका चेहरा कठोर हो जाता है। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सोना सम्राट के सीरियस आवाज पर घबरा जाती है। सम्राट का कमरा सोना सम्राट के सीरियस आवाज पर धीरे से बोली, आपने कहा था कि मैं अपना करियर डेवलप कर सकती हूँ, मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। सम्राट अपने मुट्ठी बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, सोना आई नो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना करियर डेवलप कर सकती हो, लेकिन मैंने कहा कि डांस को छोड़कर तुम किसी भी फील्ड में कर सकती हो। सोना अपना सिर ऊपर उठाकर सम्राट को देखते हुए बोली, अगर आप मुझे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की छूट दे रहे हो तो डांस करने में क्या दिक्कत है। सम्राट को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सेल्फ कंट्रोल खो रहा हो। सम्राट सोना से 3 कदम दूर होकर बोला, सोना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, डिनर का वक्त हो गया है, तुम्हें मेडिसिन लेने हैं और चलो खाना खाने। सोना सम्राट की बात पर थोड़ी जिद करते हुए बोली, नहीं मुझे अभी। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें सिंपल सी बात समझ नहीं आती। मैंने कहा तुम डांस नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी, तो दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। इतना कहकर सम्राट आर्टिकल को फाड़कर डस्टबिन में डाल देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सोना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वो उन आर्टिकल को देखकर रोते हुए बेड पर लेट जाती है और खाना खाने भी नहीं जाती। डाइनिंग टेबल से सम्राट भी गुस्से में स्टडी रूम में चला जाता है और वैशाली भी नीचे नहीं आई थी क्योंकि उसके पैरों में मोचाई थी। निर्जला अमृत से बोली, अमृत तुम वैशाली के लिए उसका डिनर कमरे में ले जाना। अमृत निर्जला की बात पर अपना सिर हिला देता है और वही विप्लव सबको देखते हुए कहता है, भाई कब वापस आ रहा है चेन्नई से। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, क्यों तुम्हारे दिन नहीं गुजर रहे हैं बिना मस्ती के, और विक्की अपने काम के चलते चेन्नई गया है, तुम्हारी तरह घूमने नहीं। रचना के कटाक्ष पर विप्लव का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। अदिति जो विप्लव के बगल में बैठी खाना खा रही थी, अपना डिनर पूरा कर विप्लव के जख्म को छूते हुए बोली, वापी दर्द है क्या चोट में। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, हाँ बनी, मेरे हाथ में दर्द है। अदिति विप्लव के जख्म पर फूंक मारते हुए बोली, मैं इसमें मैजिकल फूंक मरती हूँ, सारा दर्द चला जाएगा। ये कहकर अदिति फिर से विप्लव के चोट पर फूंक मारने लगती है। रचना अदिति को देखते हुए बोली, तुम सच में इतनी ही मासूम हो या फिर सिर्फ बनने का नाटक करती रहती हो। निर्जला रचना की बात पर बोली, रचना ये तुम क्या कह रही हो। रचना एक बार खटास भरी नजरों से अदिति को देखने के बाद निर्जला से बोली, ना जाने क्या सोचकर सम्राट ने इस लड़की को यहाँ रहने की परमिशन दे दी, वरना मेरा बस चले तो मैं इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। अदिति का चेहरा लटक जाता है, जिस पर विप्लव उसे अपने हाथ से रोटी खिलाते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी बनी, चेहरा लटकाना बंद करो वरना तुम्हारे ये चबी गाल पिचक कर भिंडी हो जाएंगे। अदिति विप्लव की बात पर बोली, वापी तुम ना अपनी मम्मी बदल लो क्योंकि तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है। रचना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। विप्लव अदिति के मुंह में रोटी ठूसते हुए बोला, मैडम थोड़ा शांत रहो वरना मेरी माँ यहाँ पर हाहाकार मचा देगी। अदिति चुपचाप अपना डिनर कर कमरे की तरफ भाग जाती है क्योंकि उससे रचना की तीखी नजर बर्दाश्त हो ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अपना डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अमृत वैशाली के लिए रात का खाना लेकर कमरे में आ जाता है। अमृत जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है वैशाली एकटक अपने मोच खाए पैर को देख रही थी जिसमें गरम पट्टी बंधा हुआ था।
अमृत वैशाली के पास जा उसके सामने खाने की प्लेट रखते हुए बोला, खाना खा लो, मेडिसिन ले लेना, पैर का दर्द चला जाएगा। वैशाली अपना सिर उठाकर अमृत को देखते हुए बोली, एक बात बताओ हमको, अगर हम तुम्हारी जिंदगी से जाने वाले थे तो तुमने हमें क्यों रोका? अमृत कुछ देर सोचने के बाद बोला, जबरदस्ती रिश्ते बंधते हुए मैंने बहुत देखा है, जिनमें से एक सम्राट और सोना है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मौका दे रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा हम दोनों भी अपने रिश्ते को एक मौका दे दें। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, और तुमको ऐसा काहे लगता है कि हम तुमको पत्नी का सुख देंगे? अमृत वैशाली के चेहरे के पास जाकर बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भी बुरा लगता हूँ, बल्कि बहुत सारी लड़कियां मुझ पर मरती है। वैशाली अमृत के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तो जाकर उनकी गोद में बैठ जाओ ना, यहाँ पर आकर काहे अपनी भद्दी शक्ल दिखा रहे हो हमको, निकलो यहाँ से। अमृत अचानक वैशाली के चांटे से चौंक जाता है और अपने गाल पर हाथ रखे वैशाली के गर्दन को मजबूती से पकड़कर कहता है, हाउ डरे यू स्लैप मी, कैसे मारा तुमने मुझे थप्पड़? वैशाली अपने उल्टे हाथ से अमृत के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारकर बोली, ऐसे मारा और तुमको डेमो चाहिए का? अमृत अपने दोनों गाल पर हाथ रखे वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम पागल औरत, जाहिल कहीं की, गवार, बेवकूफ, पता नहीं किस कुंभ के मेले में तुमने अपना याददाश्त खो दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति को मारते हुए? वैशाली अमृत की बात पर बोली, हमको काहे की शर्म आएगी, जब तुमको शर्म नहीं है? शादीशुदा होने के बावजूद गर्लफ्रेंड बनाते फिर रहे हो, समझ रहे हैं तुम्हारी जवानी उबाल मार रही है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है इतने बड़े खानदान के बेटे होकर जगह जगह छिछोरापन करते हुए मुंह मारो। अमृत अपने बाल लगभग नोचते हुए गुस्से से बोला, मैं पागल हो जाऊंगा इस औरत के साथ, ये हर बार झगड़ा खुद शुरू करती है और सारा इल्जाम मुझ पर लाकर खत्म करती है। वैशाली अमृत की हरकतों को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना खाना खाने लगती है और अमृत वैशाली को लगातार घूरने के बाद बिस्तर की एक तरफ जाकर लेट जाता है। पूरा खाना खत्म करने के बाद वैशाली अमृत से बोली, हमको हाथ धोना है। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, जाओ खुद धोकर आ जाओ अपना हाथ, जुबान तो बहुत चल रही है, पैर भी चला लो थोड़ा। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, तुम हमको लेकर जा रहे हो बाथरूम या फिर नहीं? अमृत मजे के साथ बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोला, नहीं। वैशाली प्लेट में ही अपना हाथ धो देती है। अमृत घूरकर वैशाली की तरफ देखता है तो वैशाली कहती है, आइडिया अच्छा है ना? अमृत की आंखें वैशाली की बात सुनकर बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से बिस्तर से उतर वैशाली के हाथ से प्लेट ले लेता है। अमृत प्लेट रखने के बाद वापस आने लगता है कि उसकी नज़र स्टडी रूम पर जाती है, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और लाइट्स ऑन थी। अमृत अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देता है और स्टडी रूम में आकर देखता है तो सम्राट अभी भी काम कर रहा था। अमृत अपने कदम सम्राट की तरफ बढ़ाकर बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए। सम्राट अमृत की बात का जवाब देते हुए बोला, वो सिन्हा वाली फाइल पढ़ रहा था, सोच रहा था स्केड्यूल चेंज करके कल ही मीटिंग फिक्स करवा दूं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमृत आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, बात बदलने की कोशिश मत करो सम्राट, मैंने देखा तुम डिनर पर भी नहीं आए थे, क्या हो गया? सब ठीक तो है? सोना ठीक है? सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं बहाना नहीं बना रहा, सोना बिल्कुल ठीक है और मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ यहाँ से। अमृत कुछ देर सम्राट को देखने के बाद बिना और सवाल किए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सम्राट अमृत के जाने के बाद एक गहरी सांस लेता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। अमरावती मित्तल मैंशन। इंद्र और रागिनी दिल्ली के लिए निकल चुके थे, नित्या, कशिश और काव्या ही बस घर में रह गए थे। सभी अपना अपना डिनर कर अपने कमरे में जा चुके थे। 2 दिन बाद नित्या का एडमिशन होने वाला था, इसलिए वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। काव्या दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है तो उसकी नज़र कशिश पर जाती है, जो कि अपने काम में मशरूफ था। काव्या नाइट स्टैंड पर दूध का गिलास रख देती है और क्लोजेट की तरफ चली जाती है। कशिश बिना काव्या की तरफ देखे दूध उठाकर पी लेता है और फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। बहुत सारी फाइल्स बिस्तर पर बिखरी हुई थी। कुछ देर बाद काव्या नाइट सूट पहनकर रूम में आती है तो देखती है कशिश का ध्यान अभी भी काम में था। काव्या कशिश के पास जाकर बोली, क्या आप अपना ये बोरिया बिस्तर काउच पर जाकर फैला सकते हैं, मुझे सोना है। कशिश अपनी नजरें उठा काव्या को देखते हुए बोला, मैं अपनी साइड पर हूँ, तुम अपनी साइड पर सोना। काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, आपका सारा सामान मेरी साइड पर कुंडली मारकर बैठा है, तो क्या मैं आपके फाइल्स के ऊपर सो जाऊं? कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, मैं अपना जरूरी काम कर रहा हूं और तुम अपना हाथ पैर संभाल कर रखो, रोज का तुम्हारा तमाशा हो चुका है,
ना खुद सोती हो ना मुझे सोने देती हो। काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है कि खुद सोती हूं ना आपको सोने देती हूं? 2 दिन पहले औरतों की तरह रात को मैं नहीं रो रही थी, आप रो रहे थे और मुझे कह रहे हो सोने नहीं देती। कशिश अपना लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रख देता है और काव्या को घूरते हुए कहता है, तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। काव्या कशिश की बात पर बोली, मैं क्यों जाने लगी? आपको सोने में दिक्कत हो रही है ना? आपको काम करने में दिक्कत हो रही है ना? तो आप जाओ सोफे पर सो जाओ। कशिश अपने सारे फाइल्स उठाकर अपने बिस्तर के ऊपर बने सेल्फ पर रख देता है और हल्का काव्या की तरफ आकर कहता है, अब वो क्या है ना कि हम दोनों पति पत्नी हैं तो एक दूसरे को बाहों में लेकर सोते हैं ना, दोनों को कंफर्टेबल तरीके से नींद आ जाएगी। काव्या बिस्तर से उतरते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं आपके साथ सोने का, आप खुद सो जाओ। कशिश काव्या के हाथ को पकड़ अपने पास खींचकर बोला, अरे अरे मुझे दिक्कत थी ना, अब तुम क्यों भाग रही हो? मैंने तो सारी दिक्कत ही खत्म कर दी, अब तो ना मैं काम करूंगा और ना ही सोफे पर सोऊंगा। काव्या अचानक कशिश के खींचने से सीधा उसके सीने से जा लगती है। काव्या घबराहट में कशिश की तरफ देखने लगती है तो कशिश उसके जॉलाइन पर हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब आने लगता है। काव्या डर भरी नजरों से कशिश को देख रही थी। कशिश काव्या के कांपते होठों को देख रहा था। काव्या कशिश से दूर होने लगती है तो कशिश काव्या की कमर पर हाथ रख लेता है और उसे अपने और करीब खींच लेता है। काव्या के हाथ कशिश के कंधे पर चले जाते हैं। कशिश काव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है तो काव्या कशिश को खुद से दूर धक्का दे देती है। काव्या जल्दी से बिस्तर से उतरकर गुस्से से बोली, अपनी हद कभी पार मत करना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक यहां से आजाद नहीं हो जाती और तुम कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, एक बात हमेशा याद रखना काव्या सारंग, मुझे अपनी हद अच्छे से पता है और तुम पर हक है मेरा, ये बात कभी मत भूलना। काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, तुम्हारा हक अपनाने से कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें कभी अपने पास नहीं आने दूंगी, समझे? कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, जिस सुधांशु के लिए तुम मर रही हो ना, वो तुमसे इस हद तक नफरत करता है कि तुम्हारे नाम सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। काव्या कशिश की बात को नकारते हुए बोली, मानती हूं वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन नफरत, वो मुझसे नफरत कभी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कशिश हंसते हुए अपने आईपैड निकालता है और उसमें सोना और सम्राट की तस्वीर काव्या के सामने करते हुए कहता है, इसे देखो। काव्या कशिश के हाथ से आईपैड ले लेती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। काव्या को अभी तक सम्राट और सोना के शादी के बारे में पता ही नहीं था। काव्या की रिएक्शन पर कशिश हंसते हुए बोला, तुम्हारे भगाने के इल्जाम में सोना अवस्थी को सजा मिली है, तुम्हारे भाई की बीवी बनके। काव्या अपनी आंखों में नमी लिए तस्वीर को देख रही थी और वो हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो शनाया के साथ हो रही थी। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे भाई ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया और उन सब की जिम्मेदार तुम हो काव्या ओबरॉय, इसीलिए सुधांशु अवस्थी तुमसे बेपनाह नफरत करता है क्योंकि सुधांशु अवस्थी ने तुम्हारे कारण अपनी मासूम बहन को खो दिया। काव्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके सामने सोना की वो आश भरी नजरें, सोना का काव्या को समझाना सारे से आने जाने लगते हैं। कशिश काव्या के हाथ से आईपैड लेकर बोला, एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कशिश मित्तल क्या चीज है, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर कशिश अपना आईपैड पास के टेबल पर रखकर लाइट्स ऑफ कर देता है और सो जाता है। काव्या कुछ देर कशिश को देखने के बाद अपने आंसुओं को साफ करते हुए जाकर सोफे पर सिकुड़कर सो जाती है। अगली सुबह ओबरॉय विला, डाइनिंग टेबल। सोना पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, लेकिन सम्राट वहां नहीं था, वो ऑफिस जा चुका था। सोना विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वो कहाँ है? रचना सोना को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कहाँ है? सोना रचना की बात पर बोली, दरअसल मेरी नींद खुलने से पहले ही वो चले गए, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वैशाली सोना की बात पर बोली, दीदी आपका बागर बिल्ला यहाँ पर नहीं है, तो अच्छे से खाओ पियो ऐश करो, उसके बारे में सोचकर दिमाग का भाव क्यों उठा रही हो? बिना मतलब का टेंशन बस होगा। विप्लव वैशाली का साथ देते हुए सोना से बोला, करेक्ट, वैशाली बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी भाई पहली बार ऐसे बिना नाश्ता करे ऑफिस नहीं गए हैं, कुछ जरूरी काम होगा। रचना विप्लव को घूरकर देखती है, जिस पर विप्लव बात बदलते हुए रचना से कहता है, मॉम आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि मैं मास्टर्स कहाँ करूंगा और 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ एडमिशन के लिए। रचना विप्लव की बात पर सिर्फ अपना सिर हिला देती है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। रात के वक्त सम्राट काफी देरी से घर आता है
और बिना सोना से बात करे ही खाना खाकर सो जाता है। सोना उदास सा मुंह बनाकर खुद भी सो जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। 2 दिन बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। विप्लव रिया के साथ आज एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी आया हुआ था। विप्लव इधर उधर देखने लगता है, जिस पर रिया कहती है, इधर उधर क्या देख रहे हो वापी, कोई आने वाला है क्या? विप्लव अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, वो सुधांशु आने वाला था, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। रिया एंट्रेंस की तरफ देखते हुए बोली, आ गया तुम्हारा सुधांशु, और भूलना मत, आज उसकी और मेरी फ्रेंडशिप करवानी है तुम्हें। विप्लव रिया को घूरते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ रिया, तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे हटकर सुधांशु के ऊपर जा रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रिया विप्लव की बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी चलता रहता है। तब तक सुधांशु भी वहां पर आ जाता है। विप्लव सुधांशु से हाथ मिलाते हुए बोला, फाइनली देखो मैं आ गया यहाँ। विप्लव की बात पर सुधांशु हल्का मुस्कुराकर बोला, वेलकम। विप्लव सुधांशु से रिया को मिलाते हुए बोला, मुझे तुम दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन विला में तुम दोनों मिल चुके हो, लेकिन फिर भी मिल लो। रिया लूथरा मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और अब हम दोनों साथ में मास्टर्स करने वाले हैं। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, सीरियसली तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है? तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सुधांशु की बात पर विप्लव बोला, शुभ शुभ बोलो, गलती से भी घर में किसी के सामने मत कह देना, वरना मेरी शादी हो जाएगी इस मोटी के साथ। विप्लव को नहीं पता था कि सुधांशु और काव्या का रिश्ता क्या था, इसीलिए वो सुधांशु से काफी कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था, इसलिए कि वो सोना का भाई है। सुधांशु विप्लव की बात पर मुस्कुरा देता है और रिया विप्लव को मारती है। सुधांशु उन दोनों के बीच में आकर कहता है, लड़ना बंद करो और चलो। दोनों एक दूसरे के बाल खींचते हुए सुधांशु के साथ चल पड़ते हैं। कुछ आगे आकर एक लड़की आकर सुधांशु से टकरा जाती है। सुधांशु उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। वो लड़की एकटक सुधांशु को देखने लगती है। सुधांशु उसके ध्यान को भटकाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम खड़ी हो सकती हो। लेकिन वो लड़की एकटक सुधांशु को बस देखे जा रही थी, मानो उसके कानों में सुधांशु की आवाज ही नहीं जा रही थी। सुधांशु एक नजर उसे देखने के बाद छोड़ देता है, जिस कारण वो लड़की धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। सुधांशु उस लड़की को इग्नोर कर विप्लव और रिया से बोला, चले। रिया उस लड़की को उठाते हुए सुधांशु से थोड़ी नाराजगी से बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधांशु रिया की बात पर बोला, मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो हर लड़की की मदद करता हो। इतना कहकर सुधांशु एक नजर रिया और विप्लव को देखकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। कौन है वो लड़की जिसे सुधांशु ने पकड़कर भी छोड़ दिया? सोना की ख्वाहिश और सम्राट की जिद के सामने कौन घुटने टेकेगा? कशिश के इमोशनल टॉर्चर के बाद काव्या कैसे खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगी? वैशाली अमृत को किस हद तक परेशान करेगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आज का एपिसोड कैसा लगा।